गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासों में। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासें जो हमारे डीआरटी और बीआरटी दोनों ही कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट वीडियो ही यहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स के जिस प्रकार से जैसे जैसे टॉपिक्स वाइज या किसी भी एक सफिशिएंट टॉपिक पर या किसी भी एक अलग से कोई टॉपिक पर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन सभी जो टॉपिक्स हैं, जो सभी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस और सभी टॉपिक्स के नोट्स और प्रॉपर वीडियोस यहां आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। प्रीवियस क्लासों में हमने काफी कुछ टॉपिक्स की चर्चा कर चुके हैं। जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, बढ़िया जो उनको एक प्रकार से समझाया गया है और उनके नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। आज का हमारा टॉपिक्स होने वाला है इसी प्रकार से एक्सरे प्रोडक्शन के ऊपर, जहां पर एक्सरे ट्यूब से जो हेटेरोजेनस एनर्जी की एक्सरेस निकलती है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है कि एक्सरे ट्यूब से किस प्रकार से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, और जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर आपको 99% तो हीट देखने को मिलेगी और 1% आपको एक्सरेस देखने को मिलेंगे। उन 1% एक्सरेस के अंदर भी हेटेरोजेनस एनर्जी की एक्सरेस होती है। जैसे टाइप्स ऑफ एक्सरे अपन देख सकते हैं कि ब्रह्मस्टैलिन एक्सरेस, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स। इनके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है हमारे वो रेडिएशंस है आपके ब्रह्मस्टैलिन और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब ब्रह्मस्टैलिन एक्सरेस का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, इनके ऊपर अलग से हमने टॉपिक बनाया है, क्योंकि अलग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि इंटरेक्शन विद मैटर के अंदर कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जब टारगेट से हिट करता है या टारगेट की किसी भी एटम से हिट करता है तो वहां पर किस प्रकार के कोलिजन अपने को देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन टारगेट पर स्थित एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराता है और किस प्रकार से वहां पर ब्रह्मस्टैलिन एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन करता है। इसके बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर चर्चा कर चुके हैं, जहां आपको इंटरेक्शन विद मैटर के साथ आपको एक प्रकार से टॉपिक के नाम से वीडियो मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मस्टैलिन एक्सरेस प्रोड्यूस हुई, किस किस प्रकार से अपन ब्रह्मस्टैलिन एक्सरेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं और किस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोनों ही एक्सरेस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में। जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है, एक्सरे स्पेक्ट्रा एक प्रकार से आपको बताया जाएगा कि एक्सरे कौन कौन से नेचर के होते हैं, या मोस्टली जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में है वो कौन कौन से एक्सरे से काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में देखते हैं। एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सरे ट्यूब एंड आर हेटेरोजेनस इन एनर्जी। देखिए, जो एक्सरेज एक्सरे ट्यूब से प्रोड्यूस होते हैं, जो एक्सरेज एक्सरे ट्यूब से प्रोड्यूस होते हैं, या एक प्रकार से अपन उनको क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजेनस एनर्जी के बोल सकते हैं। जो एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स टारगेट की सरफेस पर जाकर टकराएंगे तो वहां से हेटेरोजेनस एनर्जी की एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। अब वो हेटेरोजेनस का मतलब क्या है, एक प्रकार से अपन देखें तो हेटेरोजेनस का मतलब होता है भिन्न भिन्न एनर्जी की। हेटेरोजेनस मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जी की एक्सरेज वहां से प्रोड्यूस होती है। एक्सरे स्पेक्ट्रा डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरे वेवलेंथ्स। देखिए, एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या डिस्क्राइब कर रहा है, आपके एक्सरे स्पेक्ट्रा डिस्क्राइब कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरे वेवलेंथ। जो एक्सरेज हैं उनको वेवलेंथ के बेसिस पर और एनर्जीज इमिटेड, और जो उनसे एनर्जी जो इमिट होती है उन बेसिस पर क्या कर रहा है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बाय ए मटेरियल व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सरेज और व्हेन इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड ए टारगेट मटेरियल। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि एक्सरे जो स्पेक्ट्रा है, एक्सरे स्पेक्ट्रा एक्सरेज को उनकी वेवलेंथ तथा एनर्जी के लेवल पर क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है या डिफरेंशिएट कर रहा है। अब वेवलेंथ और एनर्जी के बारे में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन या जो एक्सरे फोटॉन्स जिनकी वेवलेंथ या जिन रेज की अपन बात करें, इससे पहले अपन ने एक एक्सरे स्पेक्ट्रा देखा था, एक्सरे स्पेक्ट्रा ने सॉरी एक
स्पेक्ट्रम देखा था जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन को डिस्क्राइब किया हुआ था, जिसके अंदर यूवी रेज भी आ रही थी, विजिबल लाइट भी आ रही थी, ठीक है, रेडियो वेव्स भी आ रही थी, इंफ्रारेड भी आ रही थी, सभी प्रकार की रेज इसके अंदर आ रही थी। तो उनको वेवलेंथ और एनर्जी के लेवल पर क्या किया था, डिस्क्राइब किया गया था। यहां पर एक्स-रे स्पेक्ट्रा क्या करेगा, इनको एनर्जी और वेवलेंथ के आधार पर, एनर्जी और वेवलेंथ के आधार पर क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब वेवलेंथ क्या है और एनर्जी क्या है? वेवलेंथ एक प्रकार से अपन समझ सकते हैं संचरण, ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान या कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है। वेवलेंथ अपन किस प्रकार से ले सकते हैं, वेवलेंथ को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई भी एक्सरे फोटोन, माना कि ये कोई एक्सरे फोटोन है, एक्सरे फोटोन, यदि इस एक्सरे फोटोन की अपन वेवलेंथ ज्यादा लेते तो ये अधिक दूरी तक ट्रेवल कर पाएगा, ठीक है, ये क्या कर पाएगा, एक डिस्टेंस तक, डिस्टेंस क्या रहेगी इसकी, अधिक रहेगी, अगर वेवलेंथ अधिक है तो ये ट्रेवल कर पाएगा। लेकिन इस एक्सरे फोटोन की अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या रहेगी इसकी, कम रहेगी। तो एक तो अगर जिस एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ अधिक है उसकी एनर्जी कम रहेगी, दूसरी चीज है यहाँ पर एनर्जी की बात की गई है, ठीक। दूसरी चीज अपन क्या लेते हैं कि कोई एक्सरे फोटोन है, कोई एक्सरे फोटोन है और उस एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ क्या है, यहाँ पर कम है, कम होने की वजह से वो कम दूरी तक ट्रेवल कर पाएगा। ये डिस्टेंस क्या रहेगी उसकी, ये डिस्टेंस रहेगी उसकी लेस डिस्टेंस है, ठीक है। अगर लेस डिस्टेंस है, वेवलेंथ कम है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही हाई हो जाएगी। जबकि मैंने बताया हुआ है पहली क्लासों के अंदर कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। यानी कि जिसकी वेवलेंथ अधिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही अधिक होगी। और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करती है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगी आपकी एनर्जी को। तो यहां पर वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी अधिक, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी अधिक। तो इस बेसिस पर एक एक्सरे स्पेक्ट्रा एक्सरेस को डिफरेंशिएट करता है। अब आगे देखते हैं कौन कौन से एक्सरे स्पेक्ट्रा होते हैं। There are two type of X-ray spectrum, namely, देखिए दो प्रकार के एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। पहला है ब्रह्मस्ट्रलंग और कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। पहले वाले स्पेक्ट्रम को अपन बोल सकते हैं ब्रह्मस्ट्रलंग या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अपन उसको बोल सकते हैं। दूसरा है आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, दूसरा वाला अपन बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। दो हो गए, ब्रह्मस्ट्रलंग और कैरेक्टरिस्टिक। ब्रह्मस्ट्रलंग का प्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, अब इनको अपन ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ए ब्रह्मस्ट्रलंग स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ एक्सरे फोटोन ऑफ ऑल एनर्जीज, ठीक है। एक ब्रह्मस्ट्रलंग स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एक्सरे फोटोन ऑफ ऑल एनर्जीज। इसके अंदर क्या होती है, सभी प्रकार की एनर्जीज होती है, कहां से कहां तक, अप टू मैक्सिमम इन ए कंटिन्यूअस फैशन, यानी कि एक हाई एनर्जी लेवल से, ठीक है। और वो एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, वो रहेगा एक कंटिन्यूअस फैशन में, इस प्रकार से। अगर कोई एनर्जी लेवल है तो इस प्रकार से पूरा का पूरा एनर्जी लेवल उसका क्या रहेगा, कंटिन्यूअसली इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये पूरा किसका रहेगा, आपके ब्रह्मस्ट्रलंग का रहेगा, एक कंटिन्यू, ये नहीं कि बीच में फिर उभार हो रहा है, फिर उभार हो रहा है, फिर उभार हो रहा है, नहीं, इस प्रकार से इसका स्पेक्ट्रम नहीं रहेगा। इसका स्पेक्ट्रम रहेगा एक कंटिन्यूअस लगातार क्या कर रहा है, ये एक फैशन में, एक प्रकार से, एक दिशा में बोल सकते हैं, या एक प्रकार से जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक कंटिन्यूअस फैशन में क्या करेगा, ये मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा। विच इज ऑल्सो नोन एज वाइड रेडिएशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाइड रेडिएशन भी बोल सकते हैं, या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी उसको अपन बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलरिटी टू व्हाइट लाइट। अब इसको व्हाइट रेडिएशन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी जो सिमिलरिटी होती है वो किसकी तरह होती है, इसकी सिमिलरिटी होती है व्हाइट लाइट की तरह, ठीक है। व्हाइट लाइट की सिमिलरिटी की तरह इसकी क्या होती है, एक प्रकार से अपन जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखेंगे, जैसा कि अपन देखते हैं मूवीज के अंदर भी दिखाया जाता है कि कोई किसी चीज कोई ज्यादा स्पीड से जब जाती है तो बिल्कुल एक व्हाइट लाइन से अपने को दिखाई देगी, बिल्कुल एक चमक से, एक लाइट से अपने को दिखाई देगी,
उसको बताया गया है। जैसे स्पेस के अंदर बताते हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्टार जब टूटता है तो वो एक स्पीड के साथ जब नीचे आता है तो एक बिल्कुल व्हाइट रेडिएशन की तरह आता है, ठीक है। साथ में क्या रहता है, पीछे की तरफ व्हाइट रेडिएशन से अपने को दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से एक्सरे क्या करती है, एक हाई या मैक्सिमम कंटिन्यूअस फैशन के साथ चलती है या मैक्सिमम एनर्जी के साथ चलती है। तो जब ये कंटिन्यूअस मैक्सिमम एनर्जी के साथ चलती है तो अपने को व्हाइट रेडिएशन के रूप में दिखाई देगी, या अपने इसको एक व्हाइट रेडिएशन अपन बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलरिटी टू व्हाइट लाइट। और इसकी सिमिलरिटी कैसी होती है, व्हाइट लाइट की तरह होती है। नेक्स्ट, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। देखिए इससे पहले अपन ने ब्रह्मस्लंग स्पेक्ट्रम की बात कर ली है, वो एक कंटिन्यूअस क्या है, एक फैशन में। अब बात करेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ एक्सरे फोटोन ऑफ फ्यू एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एनर्जी लेवल क्या उनका, कम, which is also known as line spectrum। और उनको अपन किस प्रकार से स्पेक्ट्रम से दर्शा सकते हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम के। जबकि जो ब्रह्मस्लंग थी, ब्रह्मस्लंग को अपन एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में दर्शा रहे थे, उसी प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को एक लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शा सकते हैं। द पोजीशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की जो एक प्रकार से अपन बात करेंगे एनर्जी लेवल की, तो एनर्जी लेवल किस पर डिपेंड करेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर और दूसरा एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। कि मटेरियल जो टारगेट मटेरियल है वो टारगेट मटेरियल किस एटॉमिक नंबर का बना हुआ है या किस मटेरियल का बना हुआ है। देखिए यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ब्रह्मस्लंग एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को बताया गया है। देखिए जब ब्रह्मस्लंग एक्सरे प्रोड्यूस होगी किसी भी टारगेट से टकराने के बाद, तो वहां पर जो उसकी स्पेक्ट्रम की जो रेखा होगी या एक प्रकार से जो लाइन होगी या जो उसका एक प्रकार से एनर्जी जो लेवल होगा वो कंटिन्यूअस रिलीज होगा। कंटिन्यूअस रिलीज मतलब यदि वो अगर वो लो एनर्जी लेवल से चल रहा है, देखिए इसकी एनर्जी ब्रह्मस्लंग एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो 0 टू मैक्स हो सकती है, ठीक है। 0 टू मैक्स हो सकती है, यानी कि बिल्कुल लो से निकलकर हाई लेवल तक क्या कर सकती है, ब्रह्मस्लंग एक्सरे रीच कर सकती है। तो इस प्रकार से इसका एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम चलेगा, 0 से बिल्कुल, ये नहीं कि 0 फिर हाई फिर 0 फिर 0 फिर हाई 0 फिर हाई, इस प्रकार से नहीं, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में चलेगा। इस प्रकार से एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा इसका ब्रह्मस्लंग एक्सरे का एक प्रकार से ब्रेकिंग रेडिएशन, व्हाइट रेडिएशन, ठीक है। ब्रह्मस्लंग को अपन ब्रेकिंग रेडिएशन के नाम से भी जाना जाते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन, जिसका सीधा सीधा मतलब होगा आपके व्हाइट रेडिएशन से, व्हाइट रेडिएशन से, जो कि एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में या कंटिन्यूअस फैशन में चलता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए दूसरी चीज हो गई आपके टंगस्टन के टारगेट के ऊपर जैसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, वो हो रहा है आपकी लाइन में, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का स्पेक्ट्रम का क्या हो गया, इमिशन हो गया, और इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी हाई है यहाँ पर। जबकि जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकली उसकी एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है आपके एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पर, दूसरा टारगेट मटेरियल पर, और तीसरा टारगेट या एटम शेल पर, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर भी डिपेंड करेगा, टारगेट के शेल पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, और टारगेट मटेरियल के ऊपर भी आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड करेगा। अब ये किस किस प्रकार से प्रोड्यूस होते हैं इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। देखिए ब्रह्मस्लंग और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारा पहला टॉपिक होगा, इसके बारे में देखते हैं। ब्रह्मस्लंग और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ए ब्रह्मस्लंग इज ए जर्मन वर्ड, ये क्या है, एक जर्मन वर्ड है जो ब्रह्मस्लंग आप यूज लेते हो, बार बार ब्रह्मस्लंग यूज आ रहा है, वो क्या है, एक जर्मन वर्ड है। मीनिंग ब्रेकिंग रेडिएशन, जिसका मीनिंग क्या होता है, ब्रेकिंग रेडिएशन, ठीक है। ब्रेकिंग रेडिएशन के साथ साथ अपन इसका यूज ले सकते हैं एक प्रकार से व्हाइट रेडिएशन। आप व्हाइट रेडिएशन किसको बोल सकते हो,
क्योंकि इसका नेचर किस प्रकार का होता है, ये सिमिलरिटी कैसी होती है, सिमिलरिटी होती है व्हाइट लाइट की तरह, इसीलिए इट इज प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिव कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इन द टारगेट। देखिए प्रोसेस के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से एक ब्रह्मस्लंग एक्सेस का प्रोडक्शन होता है। तो ब्रह्मस्लंग प्रोडक्शन होने के दो चांसेस हैं। पहला कि कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन या हाई एनर्जी का कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जब टारगेट पर स्थित मटेरियल के एटम के न्यूक्लियर फील्ड तक पहुंच जाए, ये न्यूक्लियर फील्ड ये है, सॉरी, ठीक है, न्यूक्लियर फील्ड तक पहुंच जाए, तो न्यूक्लियर फील्ड में पहुंचने के बाद न्यूक्लियस का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन के कारण यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, यहां पर फोर्स लगता है आपके कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर फील्ड में जाने के बाद में न्यूक्लियस की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के साथ साथ यहां से ये क्या होता है, डी एक्सिलरेट होकर बाहर निकल जाता है। यहां पर क्या निकलता है, ये डी एक्सिलरेट होता है। डी एक्सिलरेट का मतलब अपनी एनर्जी क्या करता है, यहां पर एनर्जी लॉस करता है, और लॉस होने पर ये निकलने वाली एनर्जी आपको मिलेगी एक प्रकार से, एनर्जी लॉस किसके रूप में दिखाई देगी, एनर्जी लॉस जो आपको दिखाई देगी ब्रह्मस्लंग एक्सरेज के रूप में। यहां पर ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। तो यहां पर क्या बताया गया है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिव कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इन द टारगेट। टारगेट के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हुआ कोलिजन है, जो भिड़त है, या जो टकराव है, उसके कारण प्रोड्यूस होगी आपकी ब्रह्मस्लंग एक्सरेज। द इलेक्ट्रॉन व्हाइल पासिंग नियर द न्यूक्लियस, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब से पास होता है, ठीक है, या एक प्रकार से उसके करीब जब पहुंचता है, न्यूक्लियस में सफर ए सडन डिफ्लेक्शन। न्यूक्लियस क्या करता है, उसको एक डिफ्लेक्ट कर देता है, अचानक से उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, एंड डी एक्सिलरेशन, ठीक है, डी एक्सिलरेशन आएगा, यहां पर एक्सिलरेशन नहीं है, एंड डी एक्सिलरेशन बाय द एक्शन कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक तो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, साथ ही साथ डी एक्सिलरेट कर देगा बाय द एक्शन ऑफ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसको डिफ्लेक्ट और डी एक्सिलरेट कर देने का कार्य करता है। अब डी एक्सिलरेट और डिफ्लेक्शन का कार्य किस प्रकार से करेगा, इसके बारे में देखते हैं। ये चीज समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जैसे ही पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस पे क्या है आपके पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलर पोल्स क्या करते हैं, सिमिलर नेचर वाले जो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट, सॉरी अनसिमिलर, और सिमिलर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, दोनों का नेचर अपोजिट है। अपोजिट नेचर के होने के कारण क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट भी होगा और डी एक्सिलरेट भी होगा। देखिए, एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स में लॉस देयर काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मस्लंग एक्सरेज। और रिजल्ट में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेंगे, तो वो लॉस हुई एनर्जी आपको ब्रह्मस्लंग एक्सरेज के रूप में दिखाई देगी। द इलेक्ट्रॉन में हैव वन और मोर सच इंटरेक्शन एंड दिस में रिजल्ट इन पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए, जो इंटरेक्शन होता है वो आपका एक प्रकार से कौन से प्रकार का हो सकता है, वो हो सकता है आपके इलेक्ट्रॉन में है सच वन और मोर इंटरेक्शन। देखिए, ये आपका एक प्रकार से कंप्लीट और पार्शियल जो इंटरेक्शन है, या कंप्लीट और जो पार्शियल इंटरेक्शन है वो हो सकता है। कंप्लीट कैसे और पार्शियल कैसे, देखिए एक बार आप, ठीक है, ये कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है और ये एटम है। कंप्लीट और पार्शियल की जो बात हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है कि जब ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ओनली इस न्यूक्लियर फील्ड में पहुंचे और यहीं से क्या हो जाए, डी एक्सिलरेट होकर डिफ्लेक्स होकर बाहर निकल जाए, और यहाँ से जो लॉस हुई एनर्जी है
वो आपको ब्रह्मस्लंग के रूप में दिखाई देगी। दूसरी चीज, जब ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के साथ डायरेक्टली कंप्लीट इस न्यूक्लियस के साथ क्या कर ले, एक प्रकार से इंटरेक्शन कर ले या कोलिजन कर ले, तो इसको बोला जाएगा यहाँ पर आपके कंप्लीट लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एक ही सिंगल कोलिजन में ये अपनी कंप्लीट एनर्जी लॉस कर देगा। कंप्लीट एनर्जी लॉस हुई, बाहर आपको ब्रह्मस्लंग एक्सेस के रूप में दिखाई देगी, और पार्शियल जो एनर्जी लॉस हुई है वो भी आपको ब्रह्मस्लंग, जो कंप्लीट हुई है वो भी आपको ब्रह्मस्लंग एक्सेस के रूप में दिखाई देगी। When high speed electron interact with a target material, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड या एक प्रकार से अपन बोलते हैं हाई एनर्जी का कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, इंसिडेंट का मतलब होगा यहां पर प्राथमिक ले सकते हैं या जो एक्स रे ट्यूब से जो रिलीज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद ए टारगेट मटेरियल, किसी टारगेट मटेरियल से टकराए, दे डी एक्सेलरेट, या तो वो डी एक्सेलरेट हो जाए, एंड इमिट एक्सरेज, और वो क्या करेगा, ब्रह्मस्लंग एक्सरेज इमिट करेगा अक्रॉस ए रेंज ऑफ एनर्जीज फ्रॉम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में इस प्रकार से कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। यहां पर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, न कि एक प्रकार से वेव के रूप में, ना तो वेव के रूप में इस प्रकार से नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसके लिए रहेगा, आपके ये रहेगा तो आपके कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के लिए, और ये रहेगा आपके ब्रह्मस्लंग एक्सरेज के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दीज एक्सरेज इज डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज अप्लाइड द एक्सरे ट्यूब, और जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एक्सरे ट्यूब के ऊपर, अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर। जब अप्लाइड वोल्टेज दिया गया था एक्सरे ट्यूब को, तो एक्सरे ट्यूब को वोल्टेज देने पर कितना वोल्टेज फिलामेंट को दिया गया और कितना वोल्टेज बाद में ट्यूब करंट के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करवाने के लिए दिया गया है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके मैक्सिमम एनर्जी। यदि लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने के लिए दी गई है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, जिससे वो कम स्पीड के साथ या कम एनर्जी के साथ जाकर टारगेट मटेरियल से टकराएंगे, और वहां पर ब्रह्मस्लंग एक्सरेज की जो अगर प्रोडक्शन भी हुआ तो वो मिनिमम एनर्जी की रहेगी। अगर मैक्सिमम एनर्जी अपन देंगे तो हाई पोटेंशियल एनर्जी के साथ वो जनरेट होंगे, और हाई पोटेंशियल एनर्जी के साथ जनरेट होने के साथ साथ ही यदि उनको वोल्टेज बढ़ाकर ट्यूब करंट दिया जाए, ठीक है, ट्यूब करंट दिया जाए, तो ट्यूब करंट देने पर वो अपनी हायर एनर्जी के साथ किससे टकराएंगे, हायर एनर्जी के साथ जाकर टकराएंगे वो आपके टारगेट मटेरियल से, और हाई एनर्जी के साथ टकराने के साथ साथ वहां से प्रोड्यूस होगी हाई एनर्जी ब्रह्मस्लंग एक्सरेज। तो मैक्सिमम एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड ऑन एक्सरे वोल्टेज या एक्सरे ट्यूब के द्वारा जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। द अमाउंट ऑफ ब्रह्मस्लंग प्रोडक्शन is determined by the distance between the bombarding electron and the nucleus। देखिए ब्रह्मस्लंग एक्सरेज का जो प्रोडक्शन है वो also depend on the distance between nucleus and the bombard electron, ठीक है। यानी कि जो बोम्बार्ड हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकला है, जैसे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, वहां से लेकर जहां पर टारगेट मटेरियल रखा हुआ है और उस टारगेट मटेरियल का जो एटम का न्यूक्लियस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके ऊपर भी क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। वो कैसे, देखिए माना एक प्रकार से अपन उदाहरण के लिए लेते हैं, देखिए जैसे कि ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो कहां से प्रोड्यूस हुआ है, ये आपके प्रोड्यूस हुआ है फिलामेंट से, यहां से, ठीक है। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, ये फिलामेंट तथा टारगेट के बीच की दूरी यहां पर अपन ने ले ली 100 सेंटीमीटर, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर ली हुई है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो इनकी हल्की फुल्की एनर्जी क्या हो जाएगी, इस मीडियम में रिलीज हो जाएगी या एक प्रकार से लॉस हो जाएगी। अब कम एनर्जी के साथ जाकर अगर ये न्यूक्लियस से टकराते हैं तो यहां से न्यूक्लियस से टकराने के बाद में जो ब्रह्मस्लंग एक्सरेज का जो प्रोडक्शन होगा
तो ब्रह्मस्लंग एक्सरेज का प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर ब्रह्मस्लंग एक्सरेज प्रोड्यूस न भी हुए, एक प्रकार से अगर मान लीजिए कुछ कंडीशन में इनकी एनर्जी काफी कम रह जाती है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ओनली किसका होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा आपके कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का। दूसरी बात, क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मस्लंग एक्सरेज के प्रोडक्शन ओनली किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन या तो न्यूक्लियर फील्ड तक पहुंचे या डायरेक्टली ही न्यूक्लियस से हिट करे, तब जाकर आपका क्या होगा, ब्रह्मस्लंग एक्सरे प्रोडक्शन होगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के हैं, कम एनर्जी के होने के साथ साथ अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाए, ओनली के सेल के इलेक्ट्रॉन तक ही पहुंच पाए, तो के सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करेंगे, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी। वैकेंसी क्रिएट को बाहर से क्या किया जाएगा, आउटर सेल से इस वैकेंसी को फील किया जाएगा। जो आउटर इलेक्ट्रॉन इनर सेल के अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी किस रूप में दिखाई देगी आपको, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में। ठीक है, तो डिस्टेंस भी डिपेंड कर रही है। वहीं पर अगर अपन डिस्टेंस कम ले लेते हैं, ये टारगेट यहाँ पर है, अब की बार पहले टारगेट यहाँ था, डिस्टेंस कम ले लेते हैं, डिस्टेंस माना कि 80 सेंटीमीटर या इसको 60 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी रिलीज कर पाएगा, एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम लॉस हो पाएगी, अधिक या मैक्सिमम एनर्जी के साथ क्या करेगा, वो एटम के न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। अगर डायरेक्टली न्यूक्लियस से हिट करता है तो यहाँ पर ब्रह्मस्लंग एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। तो ब्रह्मस्लंग एक्सरेज का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा आपके इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन या जो आपका प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन है वो, तथा जो आपका एटम का जो एक प्रकार से न्यूक्लियस है उनके बीच की दूरी पर भी ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है, व्हेन नेक्स्ट वाला ये है, ठीक है, ए वेरी लार्ज डिस्टेंस द कूलम्बिक फोर्स इज वीक। यदि यहां पर लार्ज डिस्टेंस है, यदि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तक भी पहुंच गया या न्यूक्लियर फील्ड तक भी पहुंच गया, लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस काफी दूर है। देखिए डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस अगर यहां पर अपन सपोज करते हैं, तो लार्ज अगर डिस्टेंस होगी तो लार्ज डिस्टेंस के साथ साथ ही अपने को क्या देखने को मिलेगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वहां पर वीक रहेगा। ओनली लो एनर्जी एक्सरेज आर क्रिएटेड, वहां पर क्या होगा, लो एनर्जी की एक्सरेज ही क्या हो पाएगी, क्रिएटेड हो पाएगी। लेकिन दिस प्रोसेस हैज हायर प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये प्रोसेस होने के चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा होते हैं। ये जो लाइन है, यही इसी लाइन के बेसिस पर आपको ब्रह्मस्लंग एक्सरेज के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब देखिए, यदि अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी अधिक रहती है तो वहां पर कूलम्बिक फोर्स क्या रहेगा, वीक रहेगा। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के साथ साथ ही वहां पर एनर्जी भी वीक ही या लो एनर्जी ही रिलीज हो पाएगी। लो एनर्जी रिलीज हो पाएगी तो लो एनर्जी की एक्सरेज ही वहां पर क्रिएट हो पाएगी, लेकिन ये प्रोसेस होने के चांसेस क्या होते हैं, हायर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, यदि इलेक्ट्रॉन आपका बहुत ही करीब है न्यूक्लियस से, तब क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, तब जाकर आपका कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लॉस मोर काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोर काइनेटिक एनर्जी रिलीज कर पाएंगे और मोर काइनेटिक एनर्जी लॉस कर पाएंगे, तो रिजल्ट में क्या होगा, हायर एनर्जी एक्सरेज हमने अपने को मिल पाएगी। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी लोअर होगी। जैसा कि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पर वीक था, तो वीक होने के साथ साथ डिस्टेंस भी अधिक थी, और अधिक डिस्टेंस के साथ साथ वहां प्रोबेबिलिटी क्या हो रही थी, हायर थी, उसके होने के चांसेस ज्यादा थे, और यहां पर होने के चांसेस क्या हो गए, काफी कम हो गए। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द मिडल, यदि आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, मिडल है, ना तो अधिक दूरी पर है और ना ही ज्यादा दूरी पर, तो मतलब एक प्रकार से कम दूरी पर, ठीक है, तो उस बीच में क्या होगा, वहां पर इंटरेक्शन एक प्रकार से आपका मॉडरेट इंटरेक्शन कहलाएगा। मॉडरेट इंटरेक्शन कहलाने के साथ साथ ही वहां पर एक्सरे एनर्जी भी क्या होगी, आपकी मॉडरेट होगी। अब देखिए इनकी लाइनों का कहने का मतलब क्या है, एक डायग्राम के बेसिस से अपन समझते हैं। देखिए डायग्राम के बेसिस से अपन ले लेते हैं, एक बार डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए
ये है एटम और ये एटम की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, के सेल, एल सेल एंड एम सेल। ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया आपका न्यूक्लियर फील्ड। ये चीजें आप मेंशन जरूर करें, ठीक है। न्यूक्लियर फील्ड। अब बात होती है यहां पर इलेक्ट्रॉन की, कि जब कोई भी ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन अपन ले लेते हैं 3 कंडीशन में। पहले वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो है हाई, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की है मॉडरेट और थर्ड वाले की है लो, ठीक है। अगर अपन लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ क्या करेगा, यहां तक पहुंच गया। अब यहां पर डिस्टेंस क्या है, यहां पर न्यूक्लियस और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम है। मैक्सिमम डिस्टेंस होने के कारण यहां पर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, यहां पर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा। वीक होने के साथ साथ क्या करेगा, ये लो एनर्जी डी एक्सीलरेट कर पाएगा। ये कम एनर्जी के साथ क्या हो पाएगा, डी एक्सीलरेट हो पाएगा और डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन करता हुआ बाहर निकल जाएगा। पहला ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या है, कम है। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अधिक है। जैसे कोई चुंबक और लोहे को अपन जितना अधिक दूरी पर रखेंगे, एक रेंज होती है, उस रेंज के बीच बीच वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जितना आप पास रखेंगे उतना ही टाइटली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस बनाएंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वो क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर लग रही है, सेम प्रिंसिपल अपन यहाँ लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी अधिक दूरी रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके मॉडरेट एनर्जी का है। तो मॉडरेट एनर्जी का क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, वो मान लीजिए न्यूक्लियस के थोड़ा करीब पहुंच गया, मीडियम में पहुंच गया, तो मीडियम में पहुंचने के साथ साथ क्या करेगा, ये मॉडरेट, इनके ऊपर क्या लगेगा, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ क्या करेगा, ये मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ बाहर डिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहां से इसकी जो रिलीज होगी एनर्जी वो क्या रहेगी, आपकी मॉडरेट एनर्जी रहेगी। थर्ड हो गया हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन। हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रेवल करता हुआ बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाता है। करीब पहुंचने पर क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई होगा। काफी हाई होने के साथ साथ क्या करेगा, ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट बना लेगा और ऑर्बिट बनाता हुआ ये बाहर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बाहर डिफ्लेक्ट जैसे होगा जब ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होगा। हायर होने के साथ साथ ये ज्यादा ही क्या होगा, ज्यादा ही डी एक्सीलरेट हो जाएगा। ज्यादा डी एक्सीलरेट होने के साथ साथ ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो उसके पास कम एनर्जी बच जाएगी और कम एनर्जी के साथ साथ क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। और एक लास्ट अपन देख सकते हैं कि जो इनसे ज्यादा हायर एनर्जी का रहेगा वो डायरेक्टली ही क्या कर देगा, न्यूक्लियस से हिट हो जाएगा और न्यूक्लियस से हिट होने के साथ साथ अपनी संपूर्ण एनर्जी को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। यहां पर क्या करता है, ये एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, वो भी किसमें, एक सिंगल कोलिजन में। सिंगल कोलिजन में एक सिंगल टकराव के अंदर क्या कर देगा, ये एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। अब देखिए यहां पर जो एनर्जी निकली है ये रहेगी एनर्जी आपकी लो एनर्जी ब्रह्मस्टलन, ठीक है। और जो ये आपकी रिलीज होगी एनर्जी ये रहेगी आपकी मॉडरेट, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन भी कौन सा था, मॉडरेट एनर्जी का। तो जो यहां पर एक्सरेज रिलीज होगी ब्रह्मस्टलन वो भी कौन सी होगी, आपके मॉडरेट एनर्जी की। थर्ड हो गया आपका ये वाला जिसकी एनर्जी क्या रहेगी, आपकी हाई रहेगी, हाई एनर्जी ब्रह्मस्टलन एक्सरेज, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या था, एक प्रकार से अगर अपन बात करें कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तो यहां पर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर वीक था, यहां पर क्या था, वीक था। और यहां पर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट था, लग तो रहा था लेकिन कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, यहां पर मॉडरेट था। और यहां पर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कूलम्बिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल पास है न्यूक्लियस के। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करें या एक चीज देखें तो वो है यहां पर प्रोबेबिलिटी की। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पर प्रोबेबिलिटी होगी हायर। एक प्रकार से जो एक्सरे ट्यूब से जो इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, तो वहां पर क्या होती है, एक प्रकार से वहां पर लो एनर्जी की एक्सरेज मैक्सिमम निकलती है। मैक्सिमम निकलने के साथ साथ एक प्रकार से जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हायर होगी, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर अपन बात करें प्रोबेबिलिटी मॉडरेट की, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर भी मॉडरेट होगी प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लोअर प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किस प्रकार से टकरा सकता है। इस प्रकार से आप डायग्राम बनाकर इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। इसके बारे में पढ़ लिया था, देखिए, इफ द इलेक्ट्रॉन हिट द न्यूक्लियस डायरेक्टली, यदि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली न्यूक्लियस को हिट करता है, इट लॉस इट्स ऑल काइनेटिक एनर्जी बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टाइप इंटरेक्शन इज वेरी लो। और डायरेक्टली जब हिट करेगा तो उसकी तो और ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि काफी कम चांसेस होते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन काफी हायर एनर्जी का हो और वो जाकर डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराए। तो अगर डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। द conclude low energy X-rays are production in greater abundance compared to high energy X-rays, यानी कि जो लो एनर्जी की ब्रह्मस्लंग एक्सरेज हैं उनका प्रोडक्शन होना क्या है यहाँ पर एविडेंस। एविडेंस का मतलब होगा हायर अमाउंट में कंपेयर टू लो एनर्जी एक्सरेज। लो एनर्जी के कंपैरिजन में हाई एनर्जी की एक्सरेज क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम बताया हुआ है कि किस प्रकार से किसी एटम से जो आपके यहाँ पर टकरा रहा है, ठीक है। देखिए ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। तीनों ही यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन जाकर जब न्यूक्लियस से डायरेक्टली, अगर ये डायरेक्टली हिट करता है तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन एक प्रकार से बिल्कुल क्लोज है। क्लोज इंटरेक्शन होने के साथ साथ यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है, और मैक्सिमम एनर्जी के साथ साथ होने पर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी, जैसा कि मैंने डायग्राम के साथ साथ आपको पहले बता दिया है। दूसरा, यदि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मॉडरेट एनर्जी का है तो मॉडरेट एनर्जी के साथ साथ वो क्या करेगा, मॉडरेट के साथ साथ मीडियम इंटरेक्शन करेगा, और मीडियम इंटरेक्शन के साथ साथ वहां पर मॉडरेट एक्सरे रिलीज होगी और अपने डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कर लेगा। इसी प्रकार से यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी का है, लो एनर्जी के साथ साथ न्यूक्लियस से काफी दूर है, काफी दूर होने पर ये क्या होगा, इसको अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस इंटरेक्शन। डिस्टेंस इंटरेक्शन के साथ साथ यहाँ पर लो एनर्जी एक्सरेज रिलीज होगी। लो एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ अपन बोल सकते हैं यहाँ पर अट्रैक्शन, जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरेज की जो एनर्जी है वो भी लो रहेगी, और इसको अपन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आपका इस प्रकार से डीएक्सेलरेट होता हुआ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप डायग्राम से समझा सकते हो। नेक्स्ट लेते हैं, thus the Brahmslang radiation will have possible energy from 0 to max। इसी के साथ साथ ब्रह्मस्लंग एक्सरेज की जो एनर्जी होती है वो जीरो ना लेकर अपन यहाँ पर मिनिमम ले सकते हैं कि मिनिमम से क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम टू मैक्सिमम एनर्जी आपको ब्रह्मस्लंग एक्सरेज की देखने को मिल सकती है। द मैक्सिमम एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी का मतलब सीधा सीधा इस प्रकार से, यदि अगर क्लोज इंटरेक्शन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी गति अधिक थी, उसकी एनर्जी अधिक थी। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम जो एनर्जी रिलीज हो रही है इज डिटरमाइंड, यानी कि ब्रह्मस्लंग एक्सरेज की मैक्सिमम एनर्जी को अपन किससे निश्चित कर सकते हैं, वो निश्चित कर सकते हैं अपन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। यानी कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की जितनी अधिक एनर्जी होगी, जितनी अधिक काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी स्पीड से वो आएगा, ठीक है, जितनी स्पीड से आएगा उतना ही आपको ब्रह्मस्लंग एक्सरेज की मैक्सिमम एनर्जी देखने को मिलेगी। Also the direction of the emission of Brahmslang photons depend on the
एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और डायरेक्शन जो यहाँ पर आपको डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन जो डिफ्लेक्ट हो रही है, देखिए यहाँ पर जो अलग अलग डायरेक्शन के साथ ये जा रहे हैं, ये आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है, लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, तो उसकी डायरेक्शन आपको ये देखने को मिल रही है। ये मॉडरेट एनर्जी का है, तो मॉडरेट एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपको ये देखने को मिल रही है। जो आपको एक प्रकार से हाई एनर्जी का है, वो हाई एनर्जी की आपको अलग डायरेक्शन दिखाई देने को, अलग डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो तीनों ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तीनों ही एक्सरेस के लिए, या तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की ब्रह्मस्लंग एक्सरेस के लिए आपको डायरेक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ देखने को मिल सकती है। और ये तीनों ही डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तीनों ही डायरेक्शन डिपेंड कर रही है आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन या इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स पर। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स पर ही इनकी डायरेक्शन आपको डिपेंड करके बताई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। अब ब्रह्मस्लंग एक्सरेस कंप्लीट हुआ, ब्रह्मस्लंग के बाद में बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में। वो कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सरे हैं वो किस प्रकार से प्रोड्यूस होगा, मैं एक बार पहले आपको बता दूं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन जो होता है वो आपके जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग सेल्स मौजूद है, के सेल, एल सेल, एम सेल, जब कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज करिए कि लो एनर्जी का था, लो एनर्जी के साथ वो जब, या थोड़ी मॉडरेट एनर्जी के साथ जब के शेल के इलेक्ट्रॉन से आकर इंटरेक्ट करता है, तो के शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्ट कर रहा है, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो के शेल के इलेक्ट्रॉन वाली बाइंडिंग एनर्जी या एल शेल की बाइंडिंग एनर्जी, इनसे क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। किस पर डिपेंड करेगा कि जिस शेल के इलेक्ट्रॉन से जाकर ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, उस सेल से अधिक, ठीक है, उस सेल की जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे अधिक इसकी एनर्जी होनी चाहिए, या उसके बराबर उसकी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन वहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है या एल शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, और एनर्जी देने के बाद में वहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को तोड़कर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कैपेबल हो पाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जैसे के सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो के सेल से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे सबसे पहले आयोनाइजेशन। कि कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इतनी सफिशिएंट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था कि के शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद वहां से क्या कर दे, उसको रिमूव करवा दे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन बोलेंगे। अब आयोनाइजेशन होने के बाद में वहां पर क्रिएट होती है एक वैकेंसी, यानी कि वहां पर रिक्त स्थान आ जाता है। के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वहां पर रिक्त स्थान आ जाएगा। अब जैसा कि अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि यदि कहीं पर कोई भी एटम के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या एक प्रकार से वहां पर वैकेंसी क्रिएट होती है, तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए आउटर शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन इनर शेल की तरफ आता है। अब आउटर शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी क्या होती है, मैक्स होती है, लेकिन उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बनाने के लिए जब आता है तो अपनी मैक्सिमम एनर्जी के साथ वो होता है, तो अपनी के शेल के अंदर मौजूद होने के लिए उसको क्या होनी चाहिए, के शेल के इलेक्ट्रॉन की बराबर एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन उसके पास तो एनर्जी अधिक है। तो जब वो एल शेल से के शेल की तरफ आता है तो स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए पहले के शेल के बराबर या के शेल के इलेक्ट्रॉन के बराबर अपनी एनर्जी करेगा। इसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज करता है वो रिलीज की गई एनर्जी आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में दिखाई देगी, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन द टारगेट में प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट जो एक प्रकार से टारगेट है, उस टारगेट के ऊपर जैसे ही टकराएगा तो टारगेट के ऊपर टकराने के बाद में के शेल, एल शेल या एन शेल, तो के शेल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, वो रिमूव करवा देगा। तो रिमूव करवाने के साथ साथ ही वहां पर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है काइनेटिक एनर्जी के साथ है और वो कितनी है, ई नॉट, ठीक है, में इंटरेक्ट विद द एटम्स ऑफ द टारगेट बाय इजेक्टिंग एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल। अब मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, और उस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है
ई नोट, इस प्रकार से, ठीक है। ई नोट वहां पर एनर्जी है, उस ई नोट एनर्जी के साथ जब वो टारगेट के एटम से टकराएगा, ठीक है, तो टारगेट के एटम से टकराने के बाद में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को के शेल से क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा, रिमूव करवा देगा। डायग्राम के आधार पर भी आपको बताया जाएगा भी। अब क्या होगा, नाउ देयर इज ए वैकेंसी इन द के शेल एंड द एटम इज सेड टू बी आयोनाइज्ड। अब के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, या के शेल के अंदर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उस वैकेंसी क्रिएट होने के साथ साथ ही अपन उसको क्या बोल सकते हैं, एटम को आयोनाइज्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन will have energy E naught minus E, where E is the energy given to the orbital electron। देखिए, अब जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होगा वो उस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिवाइड हो जाएगी E naught माइनस E में, ठीक है। वहां पर E आपका क्या रहेगा, वहां पर E अपन बोल सकते हैं एनर्जी गिवन टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दी गई है उसको E से डिनोट यहां पर किया गया है। The outer orbital electron from M or L will fill down the vacancy in K shell। और जो K shell के अंदर वैकेंसी क्रिएट हुई है उस K shell की इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है उसको फिल किया जाएगा वहां पर उपस्थित M और L सेल के द्वारा, ठीक है। M और L सेल के द्वारा वहां पर जो वैकेंसी है उसको फिल किया जाएगा। इन डूइंग सो द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी, यहां पर क्या होगा, जब कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के सेल से एल सेल, एक प्रकार से एल सेल से जब के सेल की तरफ आएगा तो हायर एनर्जी के होने के कारण, ठीक है, एल सेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है या एम सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनकी एनर्जी के सेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से हायर है। हायर होने के साथ साथ ही वो क्या करेंगे, जब हायर होने के साथ साथ वो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की जगह आएंगे तो एनर्जी रिलीज करते हुए आते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में आगे दिखाई देगी। टू शेल इज रेडिएटेड एज एक्सरे फोटोन्स, और वो किसके रूप में दिखाई देंगे आपको, एक्सरे फोटोन्स के रूप में दिखाएंगे, विच इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। दिस विल हैव ओनली डिस्क्रिएट एनर्जी, ये कब होता है, जब एनर्जी डिस्क्रिएट होती है। अब देखिए उदाहरण के लिए आप इसको समझिएगा एक बार, ये चीज किस प्रकार से होती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, ये है न्यूक्लियस, जैसा कि हर बार अपन मेंशन करते हैं, ये न्यूक्लियर फील्ड हो जाएगा। इसी के साथ साथ के शेल, एल सेल एंड एम सेल यहां पर दी गई है। कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जब कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन वही रहेगा जो एक्सरे ट्यूब से रिलीज हो रहा है। जब कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के साथ एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, एटम पर उपस्थित के शेल के इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट हिट करे। अब जब ये हिट करता है तो हिट करने के दौरान जब ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद के शेल के इलेक्ट्रॉन को जब हिट करता है तो इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के साथ एक बाइंडिंग एनर्जी के साथ बंधा हुआ है, ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से बाइंडिंग एनर्जी के साथ अलग अलग शेल के अंदर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो ये एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी, ये होती है बाइंडिंग एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ बाइंड करते हुए रखता है। तो ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस बाइंडिंग एनर्जी से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए, तब जाकर कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, रिमूव कर पाएगा। जैसे ही इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बाइंडिंग यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन
की बाइंडिंग एनर्जी से इलेक्ट्रॉन के शेल की बाइंडिंग एनर्जी से क्या है, एक प्रकार से अधिक है। तो यहाँ पर मौजूद इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर मौजूद के शेल से टकराएगा, के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराने के साथ साथ ये अपनी एनर्जी क्या कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ट्रांसफर करने के साथ साथ के शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजेक्टेड हो जाता है। और इजेक्टेड होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, इजेक्टेड होने के साथ साथ यहाँ पर ये एक प्रकार से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी वैकेंसी। यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब वैकेंसी जो क्रिएट हुई है वो वैकेंसी फिल की जाएगी आउटर शेल से। ये वैकेंसी सेल क्रिएट की जाती है या फिर एक प्रकार से फिल की जाती है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से फिल की जाती है। जब ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन जिसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, लो है, बाइंडिंग एनर्जी तो क्या है इसकी, लो है, लेकिन जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होती है। जब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की जगह लेगा तो यहाँ पर ये क्या करता है, अपनी एनर्जी रिलीज करता हुआ आता है। ठीक है, अपनी एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता हुआ आता है। और जो ये रिलीज एनर्जी है, ये रिलीज एनर्जी ही आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में दिखाई देगी। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जाकर एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार जाकर एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो यहां तक आ गए थे। इन डूइंग सो द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी, जब इन बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस आएगा, टू शेल की बाइंडिंग एनर्जी में जब डिफरेंस आएगा तो ये रेडिएट होगा वहां से एक्सरे फोटॉन्स व्हिच इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, जिन्हें अपन क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहेंगे। दिस विल हैव ओनली डिस्क्रिएट एनर्जी, जो कि क्या करेगी, डिस्क्रिएट करेगी एनर्जी को। सिंस द बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस इज यूनिक टू एन एटम, the X-rays emitted are characteristic X-ray of that element। ठीक है, since the binding energy difference, जब बाइंडिंग एनर्जी के अंदर डिफरेंस आएगा टू एन एटम, एक एटम के, the X-ray emitted, वहां पर क्या होंगे, X-rays emitted होंगे, जो कौन से होते हैं आपके, कैरेक्टरिस्टिक X-rays होते हैं। If the transition involved an electron from L shell to K shell of a tungsten target, then the emitted photon will have एनर्जी। देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए बताया गया है कि अगर कोई टंगस्टन का अपन टारगेट लेते हैं तो टंगस्टन के टारगेट के अंदर एल शेल से के शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखिए यहाँ पर, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी के अंदर जो डिफरेंस आएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस में आने के बाद में वहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा या एक्सरे जो प्रोड्यूस होगी उनकी एनर्जी क्या रहेगी, तो यहाँ पर क्या एच म्यू, ठीक है, एच न्यू दिया गया है, एच न्यू इज इक्वल टू ई के माइनस ई एल। ई के क्या है यहाँ पर, ई के है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक प्रकार से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के शेल, और ई एल है यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल शेल। तो बाइंडिंग एनर्जी के शेल की कितनी रहेगी, 69.5 keV, और 10.-2 keV किसकी रहेगी, आपके एल शेल की। ठीक है, इतना बाइंडिंग एनर्जी के अंदर डिफरेंस होता है, और जो बाइंडिंग एनर्जी की जो डिफरेंस आया है वो आया है 59.3 keV। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सरेज जो रिलीज होंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, उनकी एक्सरे की एनर्जी रहेगी 59.3 keV। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी की डिफरेंस कितना आया, 59.3 keV। ये उदाहरण के लिए बताया गया है कि एल शेल और के शेल की बाइंडिंग एनर्जी के अंदर डिफरेंस आ रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन
जब एल सेल से के सेल, एल सेल से के सेल की तरफ आ रहा है या एम सेल से के तरफ की आ रहा है, तो वहां पर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर जो डिफरेंस आएगा या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो किस प्रकार से आएगा और वहां पर किस प्रकार से रिलीज होगी एक्स रेज, उसके बारे में। वेयर ई के एंड ई एल आर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के एंड एल सेल ऑफ टंगस्टन एटम रेस्पेक्टिवली। जहां पर ई के और ई एल क्या दी गई है, बाइंडिंग एनर्जी दी गई है के और एल सेल की। द के शेल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जीज आर स्लाइटली लोअर देन द के शेल बाइंडिंग एनर्जी। जहां पर आपके के शेल की कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी क्या रहेगी, आपके लोअर रहेगी, इससे के शेल की बाइंडिंग एनर्जी से, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी से थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में बी फ्रॉम एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट सेल। जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो पास में स्थित इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है और दूर स्थित इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है। ठीक है। तो दोनों ही प्रकार से आपको यहाँ पर ट्रांजिशन देखने को मिल सकता है। एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, जो पास में स्थित है। ठीक है, वहां से भी आपको मिल सकता है और दूर स्थित वहां से भी आपको देखने को मिल सकता है। पास में स्थित है न्यूक्लियस के बिल्कुल के शेल, दूर है आपके एल और एम। ठीक है, यानी कि जो के शेल के अंदर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो के शेल के अंदर वैकेंसी जो क्रिएट होगी उसको फील या तो एडजेसेंट यानी कि एल सेल से या नॉन एडजेसेंट यानी कि इनडायरेक्टली एम सेल से भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है फिर आपके एनर्जी लेवल के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन आर डिजाइन्ड बाय द सेल कैप्चरिंग द इलेक्ट्रॉन विद सबस्क्रिप्ट ऑफ अल्फा और बीटा। देखिए यहां पर जो एनर्जी का जो एक प्रकार से ट्रांजिशन हो रहा है, आर डिजाइनेटेड बाय द सेल कैप्चरिंग द इलेक्ट्रॉन विद ए सबस्क्रिप्ट ऑफ अल्फा और बीटा। जहां पर अल्फा और बीटा के द्वारा आपको एक प्रकार से एनर्जी के द्वारा या जो के शेल और एल सेल से एनर्जी रिलीज हो रही है इसके अंदर आपको बताया जा सकता है। देखिए किस प्रकार से बताएंगे। देखिए, द सबस्क्रिप्ट अल्फा रेफर्स टू द एडजेसेंट सेल। जो अल्फा एक प्रकार से जो अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे जो रिलीज होगी वो होगी आपके एडजेसेंट सेल से। ठीक है, जैसे के सेल से अगर के सेल के अंदर वैकेंसी क्रिएट हुई है और के सेल से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो एल सेल के द्वारा भरी जा रही है, तो वो एल सेल से जब भरी जाएगी तो वहां पर के अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे अपन उसको नाम देंगे। ठीक है, द सबस्क्रिप्ट अल्फा रेफर्स टू द एडजेसेंट सेल ट्रांजिशन। जैसे एल सेल से के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको डिनोट करेंगे अपन के अल्फा एक्स-रेज। द सबस्क्रिप्ट यहां पर बीटा आएगा, यहां पर अपन लेते हैं बीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बीटा रेफर्स टू नॉन एडजेसेंट सेल, जो कि क्या रहेगी आपकी नॉन एडजेसेंट सेल रहेगी, जिसे अपन ले सकते हैं कि एम से, यानी कि एम सेल से ट्रांजिशन हो रहा है आपके के सेल के अंदर, एम सेल से ट्रांजिशन हो रहा है एम सेल से ट्रांजिशन हो रहा है के सेल के अंदर। इसको अपन आइडेंटिफाई किस प्रकार से करेंगे, वहां पर अपन आइडेंटिफाई करेंगे के बीटा एक्स-रेज। ये चीज समझ में आई, इसको डायग्राम से भी बताएंगे। Thus transition result in fine energy splitting of the characteristic X-rays due to subcells of the given orbit। ठीक है, इससे क्या होगा, ट्रांजिशन से जो आपका एक प्रकार से एनर्जी जो मिलती है वो किस प्रकार से फैलती है, वो किस प्रकार से अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अपन अल्फा और बीटा देकर। ठीक है, देखिए ओनली के कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। और जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी जो होती है तो उस डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर ओनली के अल्फा यानी कि अपन जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे होती है वही इंपॉर्टेंट होती है। अब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है। यदि अपन के अल्फा की बात करें तो टंगस्टन के लिए वही 59.32 होगी। अब अल्फा क्या है, अल्फा किसको डिनोट कर रहा है, अल्फा डिनोट कर रहा है आपके जो एडजेसेंट सेल है। बीटा किसको डिनोट कर रहा है, बीटा डिनोट कर रहा है आपके जो नॉन एडजेसेंट सेल है, उसके बारे में बताऊंगा। के अल्फा 59.32, के अल्फा 2 57.92, इस प्रकार से आपको बताया गया है अलग अलग सेल के लिए। देखिए इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से आकर हिट करेगा, यहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन से जब हिट करता है तो यहाँ पर क्या करता है, वो इसको रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है। जब ये वैकेंसी क्रिएट एडजेसेंट सेल जो इसके समीप स्थित ऑर्बिट, ये समीप स्थित ऑर्बिट है,
ठीक है, यहां से जब आती है तो इसको अपन बोलेंगे के अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। जब नॉन एडजेसेंट से आती है तो नॉन एडजेसेंट को अपन क्या बोलेंगे, जो दूर स्थित है। ये तो हो गया एल और ये हो गया एम। जब एल सेल एम सेल से आ रही है, दूर स्थित सेल से आ रही है या नॉन एडजेसेंट सेल से आ रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, के बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, वहां पर अपन उसको क्या बोलेंगे, के बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, तो यहां पर एक बार आप उदाहरण के लिए देख लो किस प्रकार से है। ये आपका कोई भी एटम की ऑर्बिट का के सेल, एल सेल और एम सेल। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के साथ साथ ये हो गया के सेल, ये एम और ये एल। ठीक है, जब कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के सेल के इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराए और उसको क्या कर दे, रिमूव करवाने पर यहां पर तो हो जाएगी वैकेंसी क्रिएट। अब इसके अंदर जब वैकेंसी क्रिएट होगा तो ये एटम हो जाएगा आपका आयोनाइज्ड। ये एटम हो जाता है आयोनाइज्ड। एटम के आयोनाइज्ड हो जाने के साथ साथ जब एडजेसेंट सेल से, पास सेल से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर किया जाएगा तो यहां पर प्रोड्यूस होगी के अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। जब नॉन एडजेसेंट सेल से या आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा दूर स्थित सेल से, तो उसको अपन बोलेंगे के बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। के अल्फा कौन सी होते हैं, के बीटा कौन सी होती है, इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में बता दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपके पिरामिड स्ट्रिंग एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में चैप्टर क्लोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो। आप सभी का डाउट क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।